तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी एसएससी जीडी एस्पिरेंट। एसएससी जीडी मैं क्यों कहूँ, मैं कहना चाहूँगा जितने भी मेरे पैरामिलिट्री फोर्सेस के बच्चे हैं, वो बीएसएफ के हों, सीआरपीएफ के हों, आईटीबीपी के हों, एसएसबी के हों, एनआईए को हों, एसएसएफ के हों, आसम राइफल को, मुझे लगता है कि अपने आप में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये पैरामिलिट्री फोर्सेस का हिस्सा बनने का वाया एसएससी जीडी। बिल्कुल बड़ी चिंता जो सबसे कमाल की आपके सामने है कि सर हमारा पेपर जनवरी में होने वाला है। बिल्कुल जनवरी लास्ट तक आपको मौका मिलने वाला है आपके पेपर का, बट उससे पहले अहम यही है कि आखिर सर जिस एग्जाम की तैयारी के लिए हम जा रहे हैं उसके ओरिएंटेड एक परफेक्ट क्वेश्चन कलेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। आज देश में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप लगातार एसएससी जीडी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किए जा रहे हैं, बट मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेजर कल सी क्लासेस के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले स्पेशल मॉडल पेपर आपके लिए बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है। जितने भी क्वेश्चन कलेक्शंस में आपको दिए जा रहे हैं, इन क्वेश्चन कलेक्शंस का पूरा एक नोट्स बनाइए। मैं आपको कमिटमेंट देता हूं कि आने वाले जनवरी एग्जाम में जब आप एग्जाम दे के आएंगे तो आपको डिट्टो यही क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल आपको पूरी शिद्दत और पूरे जुनून के साथ इन सारे क्वेश्चंस को देखना है और इनका बेहतर कलेक्शन बनाना है और एसएससी जीडी के आने वाले एग्जाम में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करके दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्पेशल मॉडल पेपर। हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हम किसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम आपके लिए लाए हैं वाई ग्रुप का मॉडल पेपर, जहां पर हम आपके 25 क्वेश्चंस करा रहे हैं, जिसमें अर्थमेटिक भी है और रीजनिंग भी है। आपने कॉपी और पेन के साथ बैठिए। आप देखिए इन 25 प्रश्नों में आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। अपनी स्पीड और एक्यूरेसी का भी ध्यान रखें कि कितने कम टाइम में आपने कितने प्रश्नों को सही किया, और फिर आप मुझे कमेंट भी करिएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। तो चलिए बात करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन करके। सबसे पहले यहाँ पर रीजनिंग का सेक्शन है, तो रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को रोकेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, देन आगे आप वीडियो को वॉच करेंगे। ओके, तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, कोइन डिकोडिंग का है, प्रोफेशन वर्ड दिया गया है, इसका डिकोड आपको जो दिया गया है आगे यहाँ पर लिखा गया है। वहीं पर आपको एक दूसरा वर्ड दिया गया है और इसका डिकोड आपसे पूछा जा रहा है। अगर आप थोड़ा भी गौर करेंगे तो यहाँ के स्टार्टिंग के 5 लेटर्स आप देखेंगे, इसी को यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, स्टार्टिंग के 5 लेटर्स को। जैसे यहाँ पर EFORP है, तो वही चीज़ यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में EFORP लिख दिया गया। लास्ट के जो 5 लेटर्स हैं इनको रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पर फिर से लिख दिया गया NOISS। ठीक है, सिमिलरली सेम वर्क हमें यहाँ भी कर देना है। स्टार्टिंग के 5 वर्ड और लास्ट के 5 वर्ड को हमें रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। जो लेटर्स हैं यहाँ पर, अगर हम स्टार्टिंग के 5 लेटर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले I आएगा, देन T आएगा, देन C आएगा, देन I आएगा, देन D आएगा। लास्ट के 5 लेटर्स को अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो प्यारे बच्चों Y आएगा, देन R आएगा, देन N आएगा, A आएगा, देन N आएगा और O आएगा। किस ऑप्शन में आपको ऐसा मिल रहा है? ITCIDYRANO। बच्चों हमें B ऑप्शन में मिल रहा है और ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। क्या आपने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया? आप सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को लेकर डरते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। हम सब जब जन्म लेते हैं तभी से रिश्तों में आ जाते हैं। अगर थोड़ा भी ध्यान दिया जाए, जो बेसिक रिलेशंस होते हैं अगर आपके दिमाग में हैं और आप उनको रिलेट करके खुद को क्वेश्चन को रिलेट करके देखते हैं तो सवाल बड़े आसानी से आपके सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है, एक फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा। यहाँ पर एक मीरा है और एक फ़ोटो है बच्चा, एक तो मीरा हो गई और दूसरा यहाँ पर एक फ़ोटो है। ठीक है, एक फ़ोटो है और एक मीरा है। मीरा ने क्या कहा? मीरा ने कहा उसके पिता का, यानी फ़ोटो के पिता, जो वो फ़ोटो देख रही है उसके बारे में कह रही है। वो जो फ़ोटो है उसके पिता का एकमात्र पुत्र, पिता का एकमात्र पुत्र, यानी अगर इसके पिता का पुत्र है, अगर प्यारे बच्चों इसके पिता का पुत्र है और एकमात्र पुत्र है यानी इकलौता सन है, तो वो इसका फ़ोटो वाली महिला का भाई है। फोटो वाली महिला का भाई है, क्योंकि फोटोग्राफ में एक महिला है, फोटोग्राफ में एक महिला है और मीरा ने संकेत करते हुए कहा कि उसके पिता का एकमात्र पुत्र, तो उसके पिता का जो पुत्र होगा वो मीरा, इस महिला का भाई होगा जो फोटो वाली महिला है। की पत्नी, इसकी जो वाइफ होगी, यानी इस महिला की भाभी कह सकते हैं, इसकी जो पत्नी होगी मेरी सास है, यानी मीरा की सास है, ये मीरा की सास है। तो सास कौन लगेगा? अगर इस व्यक्ति की, यानी जो वाइफ है या जो सन है, इनका जो बेटा होगा उसके बेटे की शादी मीरा के साथ हुई होगी, तभी ये महिला उसकी क्या लगेगी? सास लगेगी। यानी इनका जो हस्बैंड होगा, जो मीरा का हस्बैंड होगा, वो इस महिला का पुत्र होगा, वो इनका पुत्र होगा, तभी जो है इनकी ये सास लगेंगी। अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि मीरा के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है? तो मीरा का जो पति है वो इनका बेटा है,
और ए इसके पिताजी हो गए, और पिता की बहन क्या लगती हैं बच्चों, बुआ लगती हैं, और इनका भतीजा हो गया यानी नेफ्यू इसका आंसर हो जाएगा, भतीजा इसका आंसर हो जाएगा। ए भतीजा होगा और ए उसकी बुआ हो जाएंगी, क्योंकि पिता की बहन सीधा सीधा दिख रहा है, पिता की बहन है तो बुआ है, और ये लड़का जो है बच्चों इनका भतीजा है। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा डायरेक्शन टेस्ट का। यहाँ पर कहा जा रहा है एक ड्राइवर अपने गांव से चला, ठीक है, उसका कहीं गांव है बच्चों, वहाँ से वो चला और 20 किलोमीटर उत्तर की ओर जाने के बाद 20 किलोमीटर वह उत्तर की ओर गया, ओके। जाने के बाद जलपान के लिए रुक गया, फिर वहाँ से वह बाएं घुमा। आप सभी को पता होना चाहिए क्लॉकवाइज जो होता है वो घड़ी की दिशा ऑलवेज राइट होता है, एंटी क्लॉकवाइज ऑलवेज आपका लेफ्ट होता है। फिर वह बाएं घुमा, तो बायां बच्चों इसका ए होगा। इधर घुमा और 30 किलोमीटर चला, बाएं घुमा और कितना चला, 30 किलोमीटर चला। चलने के बाद भोजन के लिए रुक गया, यहाँ पर वो भोजन किया। कुछ देर विश्राम के बाद वह फिर बाएं घुमा, इसका फिर बायां बच्चा नीचे होगा क्योंकि ऊपर क्लॉकवाइज होगा, नीचे एंटी क्लॉकवाइज होगा। कुछ देर विश्राम करने के बाद वह फिर बाएं घुमा और शाम की चाय के लिए रुकने से पहले 20 किलोमीटर चला, यानी अगेन वो 20 किलोमीटर चला। यह लाइन यह दर्शाती है कि वो उसी रोड पे पहुंच गया जिस रोड से वो चलना शुरू किया था। इसके बाद क्या किया, वह एक बार फिर बाएं घुमा और 30 किलोमीटर चला। यहाँ पर उसने चाय पिया, यहाँ पर उसने क्या पिया, चाय पिया, और इसके बाद बच्चों फिर से वह एक बार बाएं घुमा और 30 किलोमीटर चलकर उस कस्बे में पहुँच गया जहाँ उसने रात्रि का भोज किया। तो अगर वो बाएं घूमेगा तो फिर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा और यहाँ 30 किलोमीटर जाएगा। 30 की लाइन ए है, 30 की लाइन ए है, बच्चा वो वहीं पहुँच जाएगा जहाँ से वो चलना शुरू किया था, यानी अपने घर पे पहुँच जाएगा जहाँ से वो चल रहा था, अपने गांव में ही। तो शाम की चाय के बाद वह किस दिशा में चला, तो शाम की चाय उसकी यहाँ हुई थी, यहाँ के बाद बच्चों वो ईस्ट डायरेक्शन में चला। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। किस ऑप्शन में, यहाँ पर बी ऑप्शन में। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा रीजनिंग का ही है, नंबर सीरीज का है। क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है, 3 है, 4 है, 10 है, 33 है। प्यारे बच्चों, अगर 3 का 1 में मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस करो तो आपको 4 मिल जाएगा। 4 का 2 में मल्टीप्लाई करो और 2 प्लस करो तो आपको 10 मिल जाएगा। 10 का आप अगर 3 में मल्टीप्लाई करो और 3 प्लस करो तो 33 मिल जाएगा। 33 का बच्चा अगर आप 4 में मल्टीप्लाई करो और 4 प्लस करो तो यहाँ पर हो जाएगा 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 132 और प्लस 4 136। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको जो नंबर मिल जाएगा 136, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। सो आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, लेकिन आप जैसा कि मैंने कहा इन क्वेश्चनों को रोक के पहले आप सॉल्व करने का प्रयास करें, देन आप आगे बढ़ें। 5वां प्रश्न है, लड़कों की एक पंक्ति में ए जो बाईं ओर से 10वां है, ए किधर से है बच्चों, बाईं ओर से 10वां है। आपका लेफ्ट ऑलवेज इसका लेफ्ट, आपका राइट ऑलवेज इसका राइट। ए बाईं ओर से 10वां है, ठीक है। बी दाहिने ओर से 9वां है बच्चों, बी दाहिने ओर से 9वां है, यहाँ पर बी है और इनका प्लेस 9वां है, ओके, अच्छी बात है। अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए बाईं ओर से, यहाँ पर बच्चों ए रहेगा, यहाँ पर मिसप्रिंट है, आप देख लेना, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा होगा। ए जो है वहाँ से बाईं ओर से 15वां हो जाता है। यहाँ पर जब ये अपना स्थान बदलेंगे यानी ए यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, तो ए का जो प्लेस हो जाएगा वो बाएं से 15वां हो जाएगा। बाएं साइड से क्या हो जाएगा, 15वां हो जाएगा। उस पंक्ति में लड़कों की संख्या क्या है, तो ए को अगर यहाँ से यहाँ काउंट करते हो तो ए 15th नंबर पे है, ए बी के स्थान पे है बी। अगर आप बाएं दिशा से काउंट करोगे तो यहाँ तक कुल 15 लोग बैठे हैं। प्यारे बच्चों, बी का प्लेस दाईं ओर से 9वां था, इसका मतलब बी के पीछे 8 लोग बैठे हैं, क्योंकि ए का जो प्लेस है वो तो अभी बी के स्थान पे है, ए और बी सेम प्लेस पे हैं, तो इनके पीछे 8 लोग हैं। जो इनके पीछे हैं वही ए के आगे हैं, यानी बच्चा 15 और 8 कितना हो गया, 23 हो गया। आपका आंसर ए ऑप्शन हो गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या है। ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इनके भी क्वेश्चंस अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं। किस तरीके से इनके क्वेश्चंस करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ एक गोल घेरे में ए बी सी डी ई एफ जी ताश खेल रहे हैं, गोल घेरा बोल रहा है, 7 लोग हैं। तो बच्चों इस तरीके का आप लाइन क्लिक किया करो। यहाँ पर इनके प्लेसेस डिसाइड हो गए कि किसको कहाँ हमें बैठाना है, हम यहीं पर इनको बैठाएंगे, इनके अलावा कोई एक्स्ट्रा लाइन हमें ड्रॉ नहीं करनी है। दूसरी बात, अगर इनका मुख्य केंद्र की साइड में है तो आप सभी को एक बात पता होना चाहिए, जो आपका क्लॉकवाइज होता है वो इनका लेफ्ट साइड होता है, जो एंटी क्लॉकवाइज होता है बच्चों वो इनका राइट साइड होता है। ये अगर आपको लेफ्ट और राइट नहीं पता है तो क्वेश्चंस आपके नहीं लग पाते हैं। एफ जी के दाहिने से दूसरा है, कहीं भी आप बैठा दो, सवाल की शुरुआत आप कहीं से कर सकते हो। एफ जी के दाहिने दूसरा है तो एफ को हमने बैठा दिया, जी का दाहिना दूसरा कर दिया, पहला और दूसरा, तो एफ जी के दाहिने दूसरा है।
बी एफ का पड़ोसी है, परंतु ई का नहीं है। बच्चों बी एफ का पड़ोसी होगा, अब बी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, प्लेसेस इनके क्लियर नहीं है। मान लो हमने यहाँ पर बैठा दिया तो वी एफ का पड़ोसी हो गया, लेकिन ई का नहीं है। ई सी का पड़ोसी है और जी के दाहिने पांचवा है। ई बच्चों जी के दाहिने पांचवा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ई यहाँ पर आ गया और सी इनका पड़ोसी है। अभी हमें सी के प्लेस में नहीं पता है कि सी को यहाँ बैठाना है कि यहाँ बैठाना है, लेकिन ओ सी जो बैठेगा ई के आसपास बैठेगा। डी बच्चा ई और ए के बीच में है, तो डी अगर ई और ए के बीच में है तो डी को आपको यहीं बैठाना पड़ेगा, ए को आपको यहीं बैठाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ आपने बी को सही बैठाया है। अगर आप बी को यहाँ बैठाए होते तो प्लेस चेंज करके आपको बी को यहाँ फिर से बैठाना ही पड़ता, क्योंकि बी अगर यहाँ आ जाता तो बच्चा यहाँ ए नहीं बैठ पाता, क्योंकि ई और जी के बीच में गैपिंग नहीं है और डी जो होगा ई और ए के बीच में होगा। अब सी अगर इनका पड़ोसी है तो ये प्लेस बचा है, ए का पड़ोसी सी हो गया। क्वेश्चन आपका है एफ का पड़ोसी कौन है, तो एफ का पड़ोसी ए और बी है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी, यानी ए बी। आंसर क्या हो गया बच्चों, डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं क्लासिफिकेशन का है। नॉन वर्बल के 5 से 6 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में वाई ग्रुप में आते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों, फ्री के नंबर्स होते हैं। थोड़ा भी अगर आप जागरूक हो जाएं, ईच एंड एवरी डे हमारे मॉडल पेपर्स वॉच करते रहें तो 101% डन है। आप इन मॉडल पेपर्स के थ्रू भी अपने एग्जाम में बहुत बेहतर करके आने वाले हैं। इसलिए आप हमेशा मॉडल पेपर देखें, कोई भी मॉडल पेपर मिस ना करें, सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करें। यहाँ पर देखो सर्कल के अंदर 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, इसका मतलब पहले सर्कल के अंदर 1 लाइन रही होगी बच्चों, क्योंकि क्लासिफिकेशन ये हमारा सीरीज का क्वेश्चन है, नॉट क्लासिफिकेशन, हमने ध्यान नहीं दिया। एक क्वेश्चन बच्चा हमारा सीरीज का है। किसका है, सीरीज का। क्यों सीरीज का है, क्योंकि एक पैटर्न चल रहा है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वहाँ पर जब हमारे फिगर्स तो होंगे, उनमें हमें छांटना होगा कौन सा डिफरेंट फिगर है, लेकिन वो चीज़ें नहीं है। यहाँ पर एक सीरीज का पैटर्न चल रहा है। सो फाइनली हमें ये जानना था फर्स्ट ऑप्शन में क्या आएगा। तो सीरीज के पैटर्न को देखते हुए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सर्कल के अंदर 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, इसका मतलब सर्कल के अंदर पहले कितनी लाइन रही होगी, 1 लाइन रही होगी। किस ऑप्शन में है ऐसा आपको मिल जा रहा है बच्चा, सी ऑप्शन में। तो आपका आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, यानी ए सीरीज का क्वेश्चन आपने डन किया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ हमारा सन्निहित आकृति कहते हैं इसे। हमें ये देखना होता है जो फिगर हमें दिया गया है, इन चारों में किस फिगर में ये शामिल है। अगर आप थोड़ा भी गौर करेंगे तो सेम फिगर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, सेम फिगर आपको देखने को मिल जाएगा। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन होता है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बड़ी आसानी से आप इसे कर सकते हैं। 9वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों हमारा मिरर का क्वेश्चन है। मिरर में क्या होता है, आपका लेफ्ट और राइट चेंज होता है। जो सेम फिगर बना है, सेम फिगर यहाँ बना रहेगा, बस लाइनिंग इधर आ जाएगा, ब्लैक पार्ट बच्चों हम लोग का इधर आ जाएगा, ठीक है, ब्लैक पार्ट हमारा इधर, और जो लाइनिंग बनी है इस तरीके की ए इधर आ जाएगा। तो ऐसा हमारा ए ऑप्शन में भी आ जा रहा है। यहाँ पर फिगर थोड़ा धुंधला आ गया बच्चों, ए ऑप्शन तो आप देख ही रहे हैं गलत हो जा रहा है, ए ऑप्शन भी गलत हो जा रहा है। बी और सी में थोड़ा धुंधलापन है। इस फिगर के अंदर जो था लाइनिंग, यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं ए लाइनिंग ऐसे ऐसे जा रही है, तो यहाँ पर थोड़ा चेंजेस था, लेकिन वो चीज़ें यहाँ दिख नहीं रही हैं। तो आप इसका आंसर ए ऑप्शन मान सकते हैं, क्योंकि ये फिगर थोड़ा सा धुंधला आ गया है। यहाँ पर वो पीडीएफ प्रॉपर तरीके से इसका फिगर नहीं आ पाया। तो यहाँ पर पेपर कटिंग का एक क्वेश्चन है। पेपर कटिंग का पहले का फॉर्मेट दिया गया है, पेपर को ओपन किया गया है, ओपन करने के बाद ए फॉर्मेट आपका बनता है। तो पेपर जब आपको पेपर फोल्ड करके आपने कटिंग किया था तो उसका पैटर्न शुरू का क्या था वो आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता है इसका पैटर्न यही रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ इस तरीके का डायग्राम बना है, जब भी आप पेपर में कोई कटिंग करोगे, अगर कोई भी पेपर है हम किसी भी तरीके से इसे फोल्ड कर लें, और अगर बच्चों हम यहाँ कोई कटिंग करेंगे तो कटिंग अपने स्थान पर 101% बना रहेगा, अपना प्लेस कभी छोड़ेगा नहीं। आप देखेंगे ओपन करने के बाद इनके फिगर कैसे बने हैं, ऐसे बने हैं, और ऐसा फिगर सिर्फ इसी में है। और अगर कटिंग एक बार यहाँ बना है तो एक ही बार की गई होगी, वहाँ पर 2 फिगर्स हमारे कभी जनरेट नहीं होंगे और इस तरीके से फिगर नहीं जनरेट होंगे। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नॉन वर्बल के क्वेश्चनों में खास बातें होती है कि ऑप्शन को एलिमिनेट करना अगर आपने सीख लिया तो क्वेश्चन को आप तुरंत कर पाओगे। प्यारे बच्चों वही क्वेश्चन क्लासिफिकेशन का जो मैंने आपसे कहा, 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, उनमें एक हमारा डिफरेंट होगा, जो ओड वन होगा वही हमारा आंसर होगा। आप देख पा रहे हैं जो फिगर बाहर है वही अंदर है, उसके अंदर इस तरीके का डायग्राम बना है, बाहर फिगर अंदर फिगर सब में सेम है, लेकिन डी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
हम चलेंगे बच्चों अगले प्रश्न पे। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने हैं। आप सभी को पैटर्न पता होगा, क्लास में आपने पढ़ा होगा। इनका आप नंबरिंग करते हैं, जस्ट इसका डबल कर लेंगे 8 ट्रायंगल, 1 2 3 4, जस्ट डबल कर लेंगे बच्चा 8 ट्रायंगल। यहाँ पर आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 ट्रायंगल, 1 2 बच्चा, यहाँ भी आपका 3 ट्रायंगल। अब अगर आप ध्यान देंगे, ये जो जॉइंट पार्ट होता है बच्चों, यहाँ पर भी आपका एक ट्रायंगल इस साइड भी बन जाएगा और इस साइड भी आपका बन जाएगा। ये भी आपके 2 ट्रायंगल होंगे। आप यहाँ अगर इस 2 फिगर जब भी ज्वाइंट करेंगे वहाँ नए ट्रायंगल्स जनरेट होते हैं। इसकी बात करोगे तो यहाँ एक फिगर आपका इधर जनरेट होगा, एक फिगर आपका इधर जनरेट होगा, 2 ट्रायंगल आपका यहाँ भी आ जाएगा। इस पॉइंट पे बात करोगे तो यहाँ भी एक ऊपर जनरेट होगा और एक नीचे जनरेट होगा, 2 यहाँ भी जनरेट होगा। 8 8 16, 16 और 2 18, 2 20, 2 22, 22 6 28, यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे बच्चा? 28। 28 ट्रायंगल काउंट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, ट्रिक्स पता है तो क्वेश्चंस आपके लिए बेहद आसान है। प्यारे बच्चों, हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये भी हमारा रीजनिंग का है, फाइंडिंग मिसिंग वन कहते हैं या मिसिंग टर्म कहते हैं। आप देखेंगे इन दोनों का गुणा करेंगे, 5 3 15, नीचे के नंबर को जोड़ेंगे, आपका बीच का नंबर मिल जाएगा। 4 6 24, 5 जोड़ेंगे बच्चा, बीच का नंबर मिल जाएगा। 7 5 35, 6 जोड़ देंगे, 35 और 6 आपका 41 आ जाएगा। फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा? 41 आ जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कुछ शब्द मिल रहा है बच्चों, कीट मिल रहा है, मक्खियाँ मिल रहा है, कुत्ता मिल रहा है। तो जितने भी कीट होंगे वो सब के सब मक्खियाँ हो जाएंगे और बच्चों कुत्ता क्या हो जाएगा? उनसे डिफरेंट होगा। कीट मक्खियों में आ जाएंगे, कुत्ता डिफरेंट हो जाएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वेन डायग्राम का। इनके भी क्वेश्चंस आपको देखने को अक्सर एग्जाम मिलते हैं। कैलेंडर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन इन नंबर्स बड़े पास के हैं बच्चों। इनके सन जो है 1949 से 1952 का है। तो इसे आप बेसिक कॉन्सेप्ट कर लो। 6 मार्च आपको दिया गया है, 1949 का दिया गया है, बुधवार दिया गया है। क्या दिया गया है? बुधवार दिया गया है। अब बच्चों आपको पता है 50, 51 और 52, बस तारीख यहाँ एक दिन बढ़ गई है। अगर यहाँ भी 6 ही तारीख होती तो हमारा आंसर क्या होता? आपको पता है ये सारे सामान्य वर्ष हैं, यहाँ से यहाँ आप मिल लीप वर्ष में आ रहे हैं, क्योंकि बीच में मार्च आ जा रहा है। मार्च आया तो फरवरी आ चुकी है 52 की, 1952 की फरवरी आ चुकी है, तो यहाँ पर 2 दिन बढ़ जाएगा। जो सामान्य वर्ष होते हैं वहाँ 1 दिन बढ़ता है। बुधवार के बाद बृहस्पतिवार हो जाएगा बच्चों, बृहस्पतिवार के बाद यहाँ शुक्रवार हो जाएगा और शुक्रवार के बाद यहाँ 2 दिन प्लस हो जाएगा, क्योंकि बीच में आपकी फरवरी आ रही है और ये लीप ईयर है। 2 दिन प्लस होगा तो शुक्रवार के बाद शनिवार और रविवार हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर 6 मार्च यहाँ भी होता तो रविवार होता, लेकिन यहाँ 7 मार्च है तो 1 दिन बढ़ जाएगा, रविवार के बाद सोमवार हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम इसी तरीके से कर लेंगे। बाकी कैलेंडर के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के अलॉट ऑफ डिफरेंट मेथड हैं। यहाँ पर बच्चों हमें इन दोनों संख्याओं का माशा निकालना है। कभी भी अगर संख्याओं का आपको माशा निकालना रहे तो उनका डिफरेंस निकाल लो। अगर पास के नंबर हैं तो उनका डिफरेंस ही उनका माशा होता है। अगर डिफरेंस माशा नहीं हुआ तो उसका फैक्टर करेंगे, उनके फैक्टर उनके माशा हो जाएंगे। फैक्टर में 50 × 2 होगा, 25 × 4 होगा। बच्चा 50 तो हो नहीं पाएगा, इनका माशा 25 भी नहीं होगा। इनका फिर बड़ी संख्या ही ढूंढना है तो 4 इनका माशा हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है सबसे पहले हमें बड़ी संख्या ही ढूंढना है। अदरवाइज आप डिवीजन मेथड का भी लॉजिक लगा सकते हैं, उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। 1 से लेके 100 तक की विषम संख्याओं का औसत निकालना है। प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा होगा एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ओड नंबर्स का जो एवरेज होता है वो n ही होता है। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। 1 से 100 तक 50 हमारी सम संख्याएं होती हैं, 50 हमारी विषम संख्याएं होती हैं। यानी विषम संख्याओं की संख्या अगर 50 है तो औसत भी 50 होगा। अगर ये सारी चीज़ें आपको पता रहें तो एग्जाम में सवाल को देखते ही आप आंसर कर पाएंगे, और नहीं पता रहेगा तो यही क्वेश्चन आपके लिए बेहद डिफिकल्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों हमें कहा जा रहा है यक्ष का मान क्या होगा। संख्या 72 से कटनी चाहिए। 72 का मतलब जो संख्या 8 और 9 से कटेगी वो संख्या 72 से भी कटेगी। 8 के डिविजिबिलिटी का रूल होता है लास्ट की 3 संख्याएं 8 से कटनी चाहिए। बच्चों अगर आप 0 मान रखोगे तो 8 से नहीं कटेगा, 1 रखोगे तो नहीं कटेगा, 2 रखोगे तो 8 से कट जाएगा। 8 3 24, 8 9 72। बच्चों 9 के डिविजिबिलिटी का रूल होता है जितनी भी संख्याएं हैं उन सारी संख्याओं का योग 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कटेगी। आप जोड़ेंगे यहाँ पर 2 1 3 3 6 5 11, 11 9 20 8 28, 28 7 बच्चों 35, और अगर x का मान 1 रख देंगे तो 36 हो जाएगा। संख्या 9 से कट जाएगी तो x का मान क्या हो जाएगा बच्चा? 1 हो जाएगा।
चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब इसको आप सॉल्व करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसको ऐड करोगे तो 196/169 इक्वल टू बच्चों 1 + x/13 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है 14 का स्क्वायर रूट है, ये 13 का है, और बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 1 + x/13। 1 आपका इधर आएगा तो 14/13 - 1 बराबर बच्चों x/13 हो जाएगा। 13 का नम 13, 14 में से 13 जाएगा, 1/13 आएगा बराबर x/13। बच्चा 13 से 13 कैंसिल, x का मान आपका 1 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 1 आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, शेखर ने 2000 रुपये प्रति स्कूटर 8 पुरानी स्कूटर खरीदा, 2000 इनकी मरम्मत पे खर्च किया और 25% वो चाहता है उसका लाभ हो जाए, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। प्रत्येक स्कूटर का पूछा है, किसका, अपने कुल खर्च का 25% लाभ पाने के लिए प्रत्येक स्कूटर। तो बच्चों हमें 8 स्कूटर से कोई मतलब ही नहीं है भैया। एक स्कूटर अगर यहाँ 2000 रुपये प्रति स्कूटर है, यहाँ पर 2000, अच्छा यहाँ पर बच्चों मिसप्रिंट है, आप इंग्लिश में देखेंगे यहाँ 12000 लिखा है, तो इसे आप 12000 कर लीजिएगा। शेखर परचेज 8 स्कूटर्स एट द रेट ऑफ 12,000। ठीक है बच्चों, यहाँ 12000 का एक खरीदा है और 2000 वो क्या कर रहा है, उस पर और स्पेंड कर रहा है, तो स्कूटर का दाम हो गया 14000। कितना हो गया, 14000। फाइनली वो 25% उस पर प्रॉफिट भी अर्न करना चाहता है। एक स्कूटर का दाम 14000 हो गया, तो यहाँ पर बच्चों अगर 25% प्रॉफिट अर्न करेगा तो इसका 1.25% आप निकाल लेंगे। 0 0 कैंसिल, 0 14 5 70, आप यहाँ गुणा करेंगे 14 5 70, 14 दूना 28, 7 35 हो जाएगा। और बच्चों 14 का नम 14 और 14 3 17, 17500 किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।